नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं, वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। स्वदेशी मूवमेंट था, वहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। स्वदेशी मूवमेंट के कुछ परिणाम निकलते हैं। पहले थोड़ा स्वदेशी मूवमेंट पहले देखते हैं। स्वदेशी मूवमेंट आज टॉपिक, वैसे आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा जो 1905 से 1920 का जो दौर था उसके बारे में चर्चा होगी। जितनी भी इसमें गतिविधियां मुख्य हुई हैं उन पे चर्चा की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन भी आ जाते हैं। अब देखते हैं स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन 1905, उस समय की क्या स्थिति थी? नरम दल और गरम दल थे। नरम दल और गरम दल कहने का मतलब दो ग्रुप वहीं से विभक्त हुए। देखा जाए जो ग्रुपों का डिवीज़न हुआ वहीं से हुआ और उसका जो रिज़ल्ट रहा वो देखने को 1907 जो सूरत का कॉन्फ्रेंस होता है उसमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या रहता है, जो नरम दल का जो कॉन्सेप्ट होता है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, वो कहते हैं कि बंगाल जो ये स्वदेशी मूवमेंट कहाँ हो रहा होता है, मुख्यतः जो बंगाल में हो रहा होता है। लेकिन जो मेन जो होता है बंगाल में होता है, बंगाल में हो रहा है। वहाँ कुछ हिस्सा जो है यूपी में भी, संयुक्त प्रांत जिसे कहते हैं, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना था, वहाँ भी हो रहा है। कुछ जो है इसका रूप देखने को पंजाब में भी मिल रहा है। जो इसकी गतिविधियाँ हैं, इसका जो उस समय की जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे पंजाब में भी देखने को मिल रहे थे। अब जो मुख्यतः देखा जाए बंगाल में, एक यहाँ पर लाल पाल बाल का कॉन्सेप्ट हमने दिया था। मतलब ये त्रिगुट कहा जाता है, हमने क्या इतिहास में त्रिगुट ये बताया जाता है। ये गर्म दल वाले लोग थे। अब एक और महाराष्ट्र यहाँ पे देखते हैं। ये केवल बंगाल में तो मेन केंद्र था स्वदेशी आंदोलन का, लेकिन जो देखा जाए यूपी में भी कुछ देखने को मिल रहा था, पंजाब में भी, महाराष्ट्र में भी, देश के अन्य भागों में भी थोड़ा बहुत था। लेकिन ये फर्स्ट बंगाल था, लेकिन इन तीनों जगह पे भी देखा गया। तो यहाँ पे श्रद्धानंद थे, श्रद्धानंद भूमिका निभा रहे थे इसकी। पंजाब में कौन थे? जो लाला लाजपत राय ये थे। और जो महाराष्ट्र में देखा जाए बाल गंगाधर तिलक। अब जो यहाँ पे तो थे ही विपिन चंद्रपाल बंगाल में, विपिन चंद्रपाल। तो इस प्रकार देखा जाए सब लोग अपना अपना देख रहे थे। तो ये सब ये लोग जो थे किसके? गरम दल के थे। नरम दल वालों का मानना था कि ये गरम दल के थे। ये सदस्य किसके हैं? ये गरम दल के, गरम दल। और ये जो नरम दल के लोग हैं वो कौन सा जैसे ग्रुप है? दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी हो गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और जैसे कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये लोग कैसे थे? नरम दल के थे। अब देखते हैं, नरम दल वालों का मानना था कि ये जो मूवमेंट है बंगाल तक रखा जाए, इसका विस्तार बहुत अधिक ना किया जाए। और गरम दल वालों का मानना है ये पूरे देश में इसका विस्तार किया जाए। नरम दल वाले मानते थे, इनका कॉन्सेप्ट था, नरम दल वालों का कॉन्सेप्ट था संवैधानिक दायरे में रहकर काम किया जाए, दायरे में रहकर मांग जो है मनवाई जाए, मांग स्वीकार कराई जाए, मांग स्वीकृत कराई जाए, मांग स्वीकृत हो।
और इनका जो था गरम दल था वो कहते थे आक्रामक संसाधनों का प्रयोग करेंगे, हम आक्रामक नीति से हम जो है स्वराज की मांग करेंगे। ये बीच का कोई रास्ता नहीं सोचते, हमें अपना राज चाहिए, मतलब हमें अपना शासन चाहिए। तो स्वराज की मांग जो कैसे स्वराज की मांग, कैसे स्वराज की मांग, आक्रामक साधनों का प्रयोग कर स्वराज के उद्देश्य की प्राप्ति, स्वराज के उद्देश्य की प्राप्ति। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, ये जो कुछ हिस्सा नहीं आ रहा हो तो नौरोजी हैं, ये यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, बनर्जी, ये कुछ लिखा नहीं है, बनर्जी हैं ये भी, और गोखले, और ये आक्रामक संसाधनों और स्वराज के उद्देश्य की प्राप्ति इनका गरम दल का मतलब टारगेट होता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यही जो कारण कहाँ फैलता है, यहीं से शुरुआत होती है। आगे चल के सूरत अधिवेशन होता है, दो धड़ों में फूट पड़ जाती है, अलग अलग हो जाते हैं। कांग्रेस में ही दोनों शुरू में होते हैं, बाद में नरम वाले अलग हो जाते हैं, गरम दल वाले अलग हो जाते हैं, गरम दल वाले कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे। इसी कारण जो गरम दल वाले लोग होते हैं वो इनको क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमें जो है आत्मनिर्भर होना है, हमें भीख नहीं मांगनी है। इनका मानना होता है गरम दल वालों का, इनकी ओर इशारा इनका रहता है, ये कहते हैं हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, हमें भिक्षावृत्ति नहीं करनी है। ये कौन बोलता है, ये बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक। इनका प्रश्न पूछा भी जाता है, बाल गंगाधर तिलक कई बार आया है। ये कांग्रेस को क्या कहते हैं, कांग्रेस का मतलब उस समय लिबरल वाली कांग्रेस होती है, इधर साइड वाली कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहते हैं। हमने कल विपिन चंद्रपाल लिखाया था, विपिन चंद्रपाल को ना कह के इनको कहिए। ये बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, कांग्रेस याचना संस्था है, याचना संस्था है, बिगर इंस्टीट्यूट है, ये संस्था है याचना संस्था। और साथ में इस तरीके का शब्द है वो बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा है, जब कभी आ जाए। ये इनका एक और इनका कहना था कि अनुनय विनय और राजनीति का विरोध जो है कांग्रेस की विचारधारा है, मतलब अनुनय विनय की नीति है वही कांग्रेस की विचारधारा है, कि कैसे भी उनकी चापलूसी करना ही अंग्रेज़ों की, इन लोगों की विचारधारा में आता है। और इन लोगों का मानना था हम आत्मनिर्भर रहेंगे, आत्मनिर्भर के साथ हम भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे, हम अपने आक्रामक रवैये से हम स्वराज के लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार हमने ये बता दिया जो नरम दल और गरम दल की विचारधारा और इनमें जो अंतर है, कौन कौन किधर हैं। कभी कभी प्रश्न कई बार इस प्रकार आया है, इनमें से उदारवादी नेता कौन था, 3 नाम दिए होंगे, इनमें से गरम दल का नेता कौन था। तो गरम दल के नेता में 4 नामों में से कोई आपको दिख जाए गरम दल में, एक और नाम गरम दल में जोड़ लीजिए। गरम दल में पाल, बाल, लाल पाल बाल जो हैं ये तो होते, साथ में एक जो अरविंद घोष भी होते हैं, अरविंद घोष। तो ये 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इनमें से गरम दल का नेता कौन है, या गरम दल के जो नेता के रूप में किसने भूमिका निभाई। तो इनमें से जो भी ऑप्शन मिल जाए तो वही टिक करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से। अब हम आगे चर्चा करते हैं 1905। अब स्वदेशी आंदोलन की घटना हो चुकी थी। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था तो उस समय गवर्नर वायसराय कौन था, वायसराय करजन मानते हैं जो। और देखें जो इसके बाद जो उस समय बंगाल में कौन होता है, बंगाल में फ्रेजर होते हैं, बंगाल को देख रहे होते हैं फ्रेजर। और गृह सचिव कौन होते हैं, गृह सचिव रिजले होते हैं, रिजले। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। जब स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन हो रहा था तो उस समय वायसराय तो करजन था, बंगाल में फ्रेजर देख रहे थे, भूमिका निभा रहे थे अंग्रेजों के मुख्य, और गृह सचिव जो होम सेक्रेटरी थे रिजले। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो क्या रहता है, चर्चा होती है कुछ अधिवेशन की इम्पोर्टेंट। 1905 का अधिवेशन, 1905 का कांग्रेस, 1905 में कांग्रेस का वाराणसी अधिवेशन,
अधिवेशन ये। और 1906 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन उसे कहते थे, कलकत्ता अधिवेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पहली तो बात, इसके अध्यक्ष कौन थे? 1905 वाले में अध्यक्ष कौन होते हैं? गोखले होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। ये किसके गुरु होते हैं? ये गुरु ये जो गुरु हैं गांधी जी के गुरु हैं, इसे समझ लीजिए कि गुरु हैं ये जो गोपाल कृष्ण गोखले। यही कहते हैं गांधी जी से कि एक साल जब भारत में वहाँ से आए होते हैं गांधी जी, अफ्रीका से अभी पढ़ेंगे, तब गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं गांधी से, एक साल जो है तुम अपने कानों को खुला रखो और मुंह को बंद रखो, भारत में विचरण करो, भारत को मतलब समझो, तब कुछ करो यहाँ। तो ये हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर जो है एक चीज़ पेश की जाती है वाराणसी अधिवेशन में कि स्वशासन की बात, स्वशासन का प्रस्ताव आता है, पारित नहीं होता है, स्वशासन का प्रस्ताव आता है। तो ये प्रश्न रहता है कभी कभी, वाराणसी 1905 में कौन सा अधिवेशन है? तो वाराणसी अधिवेशन कांग्रेस का, और अध्यक्ष कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, और स्वशासन का प्रस्ताव आता है, मुख्यतः इसमें यही देखा जा सकता है। अब 1906 में जो होता है, 1906 का जो है ये कहाँ? कोलकाता में अधिवेशन हो रहा है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी। इनसे संबंधित कुछ बातें हैं प्रमुख पूछी जाती हैं। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इनका टाइटल है। कभी हिंदी में भी लिख के आता है द ग्रेट मैन ओल्ड ऑफ इंडिया, ऐसे ही हिंदी में भी टाइटल आता है। और इनकी पुस्तक है, बुक है गोफ्तार। मेन इनका याद रखना है, गोफ्तार नाम याद रखना है, गोफ्तार जो पुस्तक है गोफ्तार हो जाती है। अब दादा भाई नौरोजी, एक और इनकी विशेषता होती है 1892 में ब्रिटिश संसद में लिबरल पार्टी से, ब्रिटिश संसद में लिबरल पार्टी से प्रतिनिधित्व करने वाले डेलीगेशन करने वाले पहले भारतीय हैं ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी आता है कौन सा पहला भारतीय जो ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व किया, डेलीगेशन किया, तो प्रतिनिधि बना, तो कौन होता है? ये होते हैं। फिर इसके बाद हम देखें, अगली चर्चा करते हैं। अब क्या रहता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, प्रमुख बातें हैं इसकी, जो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। प्रमुख बातें इसमें चार मेन विषय, 4 मेन प्रस्ताव होते हैं, 4 प्रस्ताव होते हैं मुख्यतः। पहला प्रस्ताव जो है जैसे बहिष्कार, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए। अच्छा, नरम दल वाले बहिष्कार के ज़्यादा पक्ष में नहीं रहते थे, और जो गरम दल वाले थे वो कहते थे बहिष्कार हम हर उस चीज़ का करेंगे जो अंग्रेज़ों को सहयोग कर रही हो। तो इस प्रकार बहिष्कार भी रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, और सबसे प्रमुख हुआ स्वराज, सुशासन। मेन स्वराज शब्द आया था, तो स्वराज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रस्ताव पारित, मतलब ये प्रस्ताव रखे गए, लेकिन इस प्रस्ताव को पारित भी किया गया। इसको क्या किया गया?
रखे तो 4 गए थे लेकिन इसको पारित कर दिया गया, लेकिन अभी कुछ बाकी रह गए थे। तो आखिरी में ये जो गर्म वाले होते हैं ये कहते हैं ये क्यों अगली जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है इसके बाद में, तो कहते हैं जब क्यों नहीं पारित हो पा रहे हैं, तो ये भी एक विद्रोह का कारण रहता है। दूसरी ओर स्वराज प्रश्न आता है, किस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, मतलब स्वराज शब्द की मांग की, तो किसने की? ये स्वराज। अब थोड़ा स्वराज पे भी क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे। स्वराज के शब्द, जो स्वराज की मांग है, स्वराज से संबंधित बातें, स्वराज की मांग, स्वराज की मांग सबसे पहले तिलक ने की, तिलक ने की, इसको बिगाड़े दे रहे हैं, तिलक ने की। इसकी मांग सबसे पहले तिलक कर रहे हैं। फिर क्या रहता है, अब जो है दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है तो कहा जाए कि ऑप्शन में स्वराज की सबसे पहले, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, उसमें आता है इसे गांधी जी, तिलक और रख दें विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, तो तिलक को मानेंगे, तिलक ही ने सबसे पहले स्वराज की बात की। लेकिन उससे पहले, लेकिन सबसे पहले देखा जाए जो ऑप्शन में और एक विकल्प दे, सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने की, दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये हो जाते हैं। और कांग्रेस ने कब किया मेन, जो है 1906, कौन से अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन किया किसने था, ये शब्द का प्रयोग किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी घुमा फिराते हैं। अच्छा, गंगाधर तिलक ने जो क्या था, जो बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा, उसी के आधार पर कहा स्वराज की मांग सबसे पहले उन्होंने की थी। अब देखते हैं आगे क्या रहता है, कहाँ पर थे हम लोग, 1906 तक पहुँच गए थे। 1906 में 7 में क्या होता है, 1907 का दौर आता है, उसमें क्या होता है, सूरत अधिवेशन हो रहा है, सूरत अधिवेशन हो रहा है। प्रश्न आता है कि किस अधिवेशन में गर्म और नरम दल जो हैं विभक्त हो जाते हैं, तो सूरत अधिवेशन में होते हैं। इसमें एक विभक्त होने का ये भी कारण होता है कि गर्म दल वाले इसका अध्यक्ष जो है किसको बनाना चाह रहे होते हैं, लाला लाजपत राय को, और नरम दल वाले रास बिहारी बोस को बनाना चाह रहे होते हैं, बनते रास बिहारी बोस हैं। तो ये भी एक कारण रहता है। अलग गर्म व नरम दल अलग होते हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों? अध्यक्ष जो है, पहली बात, अध्यक्ष रास बिहारी बोस होते हैं, इसके रास बिहारी बोस होते हैं, इसके अध्यक्ष बिहारी बोस। और गरम दल वाले लाला लाजपत राय को चाहते होते हैं, लाला लाजपत राय को बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात क्या रहती है, जो अध्यक्ष इसके ये होते हैं, अलग होने का कारण ये बता दिया। और दूसरा कारण क्या रहता है, जो बहिष्कार
बहिष्कार, स्वदेशी, स्वदेशी जो है बहिष्कार है, स्वदेशी है, शिक्षा है, ये जो है स्वराज, स्वराज गर्म दल के अनुसार नहीं हो रहा होता है, गर्म दल के अनुसार कार्यवाही का ना होना, तो ये रहता है। तो इस प्रकार देखें। अब आगे बढ़ते हैं। ये होता है सूरत में होता है, ये दो विभक्त हो जाते हैं, इसके अध्यक्ष ये बनते हैं। अब 1907 का भी अधिवेशन हो जाता है। 1908 की बात होती है, 1908 की बात हो जाती है। 1908 में क्या होता है? 1908 में देखते हैं कि जो होता है किसको गिरफ्तार कर लिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1908 में। केसरी और मराठी, केसरी मराठी में होती है, केसरी किस में? मराठी में है, और मराठी अंग्रेजी में है। मराठी समाचार, मराठी पत्रों में अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना करने कारण, नीतियों की आलोचना के कारण बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी। जो देखा जाए शुरू में जो है आंदोलन को गति बाल गंगाधर तिलक ही देते हैं, कहीं ना कहीं इनका रोल महत्वपूर्ण रहता है। जब गांधी जी आ जाते हैं तब इनका रोल समाप्त होता है, क्योंकि इनकी डेथ भी हो जाती है 1 अगस्त 1920 में, जब असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला होता है तो इनके निधन भी होता है। इनके बारे में कुछ जान लें, जैसे ये अखाड़ा ठीक, ये अखाड़ा क्लब की स्थापना करते हैं। और जो है जो एक इनका रहता है देश जो है गौ हत्या विरोधी सभा का गठन करते हैं। और ये लाठी क्लब की स्थापना करते हैं, लाठी क्लब की स्थापना करते हैं, स्थापक होते हैं, स्थापना करते हैं। तो ये लाठी क्लब पूछा गया है, एक बार प्रश्न आया था तो बच्चे अच्छे गलत किए। लाठी क्लब किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। अब देख लें, अखाड़ा की भी स्थापना करते हैं। और इनको जो है 1908 में गिरफ्तार किया जाता है, 1914 में ये रिहा होते हैं, 1914 में ये रिहा हो जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं 1909 का। 1900 जो है हम लोगों ने 1908 तक देख लिया था। 1909 में क्या होता है? मार्ले मिंटो अधिनियम आता है। मार्ले मिंटो अधिनियम आता है। ये क्या होता है? ये 1906 में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनी होती है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, उसी का कहीं ना कहीं ये परिणाम होता है। वो जो मेहनत कर रही होती है उसी का ये परिणाम मान सकते हो। तो ये मार्ले मिंटो जो कहता है, इसमें बात कहते हैं ब्रिटिश संसद के अनुसार संवैधानिक सुधार किया जा रहा है। संवैधानिक सुधार है। जब इनका संवैधानिक सुधार होता था भारत में, वो बिगड़ने की अवस्था आती थी, वहाँ तबाही की भारत में अवस्था आती थी, भारत की दयनीय अवस्था हो जाती थी। संवैधानिक सुधार है। इसमें होता क्या है? इसमें क्या मेन होता है? इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना,
मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होती है। मंडल की व्यवस्था यही कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के बंटवारे की जड़ पड़ती जाके है। जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का मतलब क्या है, जो मुस्लिम जहाँ पर होंगे केवल मुस्लिम ही उसमें चुनाव में भाग लेंगे, मतलब एक सेपरेट किए दे रहे हैं व्यवस्था। अब ये हो गई, इसका जो ये किसका परिणाम होता है, मुस्लिम लीग प्रयास खूब करती रहती है तो उसका परिणाम रहता है। ये न्यू भी भारत पाकिस्तान बंटवारे में पड़ती, तो इससे पहले हम लोग मुस्लिम लीग भी यहाँ पढ़ लेते हैं 1900। अच्छा, मार्ले मिंटो थे कौन, ये मार्ले कौन थे? मार्ले थे भारत के सचिव, और मिंटो थे, ये क्या थे, वायसराय। ये भारत के वायसराय। ये कभी कभी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लिख दिया जाता है। मार्ले मिंटो सुधार क्या था, यही है मेन जो है इसका, यही मूलभूत इसका कारण था, और यही इसी कारण मार्ले मिंटो सुधार जाना गया। अब देखिए, ये उससे पहले हम लोग 1906 पे प्रकाश डाल लेते हैं। 1906 क्या होता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है? ये होती कहाँ है? ये ढाका में होती है। ये कब होती है? 1906 में होती है, ढाका में हुई। और इसके अध्यक्ष, जब अध्यक्ष या इसके संस्थापक में क्वेश्चन आए तो इस प्रकार देखिएगा, 3-4 नाम इसमें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक में ऐसे ही नाम याद रखिए, सलीमुल्लाह खां ये हैं। दूसरे आगा खां और हाजिल मुल्क जो करके हैं, उल मुल्क, एक वकार उल मुल्क हैं, लेकिन 2 नाम इंपॉर्टेंट रहते हैं। सलीमुल्लाह खां आ जाए तो आगा खां, लेकिन जो ये पहले था तो इसको क्लिक करोगे, इसको बाद में करोगे, ठीक। तो इस प्रकार हो जाता है। इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन ये भी पूछा गया है। प्रथम अधिवेशन कराची में होता है। कहाँ? कराची में, ठीक। तो उसके बाद वाला लाहौर में होता है। तब इसके बारे में हमने देख लिया। ये क्या कहती है, कांग्रेस से अलग होने का प्रयास करती है, मतलब मुस्लिमों के लिए अपना प्रतिनिधित्व बताने का प्रयास करती है, मतलब मुस्लिमों के हम ही केवल हितैषी हैं। तो इस प्रकार की बातें। अब जो है क्या रहता है, कहाँ पे आते हैं हम लोग, 1900 पहुँचते हैं हम लोग 1911 में। 1909 में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, तो 1910 में, तो 1911 में पहुंचते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लॉर्ड होल्डिंग सेकेंड जो होता है, क्या होता है इसके समय, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, दरबार का आयोजन होता है। फिर दूसरा क्या रहता है दिल्ली दरबार के आयोजन में, कि कलकत्ता से जो बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, बंगाल विभाजन का रद्द होना। अच्छा, दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया जाता है तो कौन उसमें जो है महाराजा धीराज बनाया जाता है भारत को, जॉर्ज V का स्वागत होता है। ब्रिटेन के सम्राट होते हैं, जॉर्ज पंचम का स्वागत होता है। इसी में इन्हीं के लिए क्या है, राष्ट्रगान भी गाया जाता है। राष्ट्रगान के स्वागत में राष्ट्रगान भी गाया जाता है, गाया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, क्वेश्चन कैसे हो सकता है, दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय हुआ, लॉर्ड होल्डिंग के समय। इसमें कौन आता है, जॉर्ज पंचम आता है। जॉर्ज पंचम में किसके समय राष्ट्रगान गाया जाता है, स्वागत में, तो राष्ट्रगान जो है इनके जॉर्ज पंचम में। अब क्या रहता है, बंगाल विभाजन भी इनके समय रद्द किया जाता है। बम से हमला भी इन पर लॉर्ड होल्डिंग पर किया जाता है, लेकिन असफल रहता है, दिल्ली दरबार में प्रवेश कर रहे होते हैं।
उसका एक अलग टॉपिक आएगा, जब क्रांतिकारी गतिविधि आएगा तब उसका जिक्र करेंगे। एक साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का अलग से जिक्र होगा, जो मूवमेंट हैं क्रांतिकारी वाले उनका अलग से रहेगा। अब देखते हैं बंगाल विभाजन हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली कलकत्ता की जगह दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की जाती है। दिल्ली राजधानी बनाई जाती है। बनाया जाने की घोषणा होती है। बनाई जाने की घोषणा की जाती है, घोषणा होती है, डिक्लेरेशन होता है। किसका? दिल्ली को कैपिटल इंडिया की बन जाए। अब देखिए कलकत्ता की जगह, अब देखते हैं क्या 1911 में हो रहा है। ये कब हो रहा है? 1911 में। अब 1912 में क्या होता है? दिल्ली राजधानी बन जाती, दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। भारत की राजधानी बन जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न आता है, दिल्ली घोषणा कब होती है राजधानी बनाने की दिल्ली को? 11 में। बनती कब है? 12 में। अब प्रश्न में कभी कभी ये रख देते हैं दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई या घोषणा हो, ये सब कुछ नहीं लिखते। दिल्ली भारत की राजधानी बनती है तो 12 लगाएंगे। तो ऑप्शन में पहला टिक 12 है, तो 12 को पहला मानते हैं, 11 को बाद में देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या रहता है। 11 में ये हो जाता है, लॉर्ड होल्डिंग का किस्सा कहानी आता है। 11 के बाद 12-13 में इतना कुछ गतिविधि इंपॉर्टेंट होती नहीं है, क्योंकि लाला लाजपत राय कहीं ना कहीं जेल में है, तो शांति थोड़ा सा रहती है। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक जेल में होते हैं 1908 से, तो अब शांति थोड़ा बनी रहती है। फिर 14 में फिर वो बाहर आते हैं निकल के, जो बाल गंगाधर तिलक जो है 8 वर्ष की 6 वर्ष की सजा काटने के बाद 1914 में बाहर आते हैं। 1914 में बाहर आते हैं। अब देखें, जो ये प्रश्न पूछा था, ये किस जेल में जाते हैं? मांडले जेल में इनको भेजा जाता है। मांडले जेल, बर्मा की मांडले जेल में रखा जाता है बर्मा की। अब अच्छा प्रश्न एक बार आ चुका है कि बाल गंगाधर तिलक जेल में कितने वर्ष बिताते हैं? इस प्रकार का बताइए। 6 वर्ष। तो कब ये इनका रहता है? 1908 में गिरफ्तारी हुई, 14 में बाहर आए, ये समय। और ये समय शांत काल का रहता है, ज़्यादा इसमें कोई हलचल ऐसी हो नहीं रही है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अब देखते हैं, अब जो हमारा लोगों का टॉपिक, इसके बाद क्या क्या रहता है। 1912 हो गया। 1916 में चलते हैं। 1916 में क्या क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। पहली बात तो इसका लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता भी कह सकते हो। लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। अच्छा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। उसमें क्या रहता है कि अब जो है कांग्रेस में 2 चीज़ें अलग हो चुकी हैं। एक तो क्या अलग हो गया था, कांग्रेस में जो अलग होता है गरम दल और नरम दल, और मुस्लिम लीग भी कहीं ना कहीं साथ नहीं है, वो भी अलग है। तो कांग्रेस का यहाँ पे दूसरा रूप, यहाँ पर कांग्रेस का दूसरा रूप आ जाता है यहाँ पर। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक बाहर आ चुके हैं जेल से, वो अपनी अब भूमिका निभाएंगे। इंडियन की जो भी मूवमेंट होंगे, नेशनल मूवमेंट रहेंगे, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का जो रोल रहता है वो क्या रहता है कि कह सकते हो गरम दल और नरम दल को मिलाने का। तो ये लोग मध्यस्थ का काम करते हैं, उधर भी समझाते हैं, इधर भी समझाते हैं। इस समझाने के चक्कर में आगे क्या हो जाता है कि कांग्रेस सरकार जो है पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था नहीं मान रहती है। मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू में कांग्रेस नहीं मान रही होती है 1916 तक, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के साथ में आने के लिए एक समझौता जो होता है, उसमें कांग्रेस को यह बात स्वीकार करनी पड़ती है। पहली बार कांग्रेस स्वीकार करती है, हाँ मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था मानते हैं हम। तो वहीं समझ लिए एक ये भी आधार रहता है, मजूमदार कहते भी हैं
जो अंबिका चरण मजूमदार होते हैं वो कहते हैं, जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान की नींव जो है यहीं से पड़ जाती है, कि जो इसको जो स्वीकार करने की पृथक निर्वाचन पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान की नींव पड़ती है, मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन जो स्वीकार करती है कांग्रेस, यहीं से पड़ जाती है। अब देखिएगा, एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक, किसको, गरम दल और नरम दल को एक कर दिए। अब दूसरा फैक्टर क्या है, इसी में हमने दूसरी बात की है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी गठबंधन हो जाता है। तो इसमें किसकी भूमिका रहती है, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना की, ये दोनों लोगों की भूमिका क्या रहती है, दोनों को आपस में मिलाने की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और यहीं पर जो मोहम्मद अली जिन्ना का प्रस्ताव रहता है कि हम जो है पृथक निर्वाचन रखेंगे, ये बात स्वीकार करो, तो ये स्वीकार कर लेते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार कह सकते हो सांप्रदायिकता का भाव स्वीकार किया जाता है, सांप्रदायिकता का रूप पहली बार स्वीकार किया गया है कांग्रेस द्वारा। अब देखें ये क्या रहता है, अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। अब क्या रहता है इसमें, कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में क्या समझौता, गरम दल में समझौता, ये कांग्रेस के अंदर नरम दल में समझौता हो गया। अब क्या रहता है, दोनों को समझौता में मध्यस्थता का कार्य कौन कर रहा है, इसमें मध्यस्थता का काम, मध्यस्थता किसकी रहती है, मध्यस्थता कौन करता है, एक एनी बेसेंट और दूसरा कौन है, दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक। अब इसके बाद देखा जाए जो कांग्रेस, अब देखते हैं इसके बाद कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन, मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन या समझौता, ये क्या रहता है इसमें देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या रहे, मध्यस्थता में क्या है, मीडिएटर या आर्बिट्रेटर, ये क्या रहते हैं, मध्यस्थता कौन करता है इसमें, एनी बेसेंट व कौन दूसरे हैं, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें क्या रहा, इसका परिणाम क्या होता है, इसमें क्या करते, कांग्रेस जो है, कांग्रेस सांप्रदायिकता को स्वीकार करती है, ये हो जाता है पहली बार कांग्रेस सांप्रदायिकता को स्वीकार कर लेती है। अब इसी को गांधी जी क्या कहते हैं, शिक्षित हिंदुओं और शहरी शिक्षित मुस्लिमों के बीच एक समझौता मात्र होता है। अंबिका चरण मजूमदार कहते हैं भारत पाकिस्तान के बंटवारे की जो नींव है इसी सांप्रदायिकता को स्वीकार करने के कारण पड़ती है। तो सांप्रदायिकता का मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या कह सकते हो, सांप्रदायिकता को पाकिस्तान जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन जो है ये स्वीकार कर लेती है, निर्वाचन ये क्या है, स्वीकार कर सांप्रदायिकता में। अब देखते हैं इसके बाद, हम इसको भी देख लिए, इससे जो भी प्रश्न हो सकते हैं पूछे जाएंगे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसको लखनऊ समझौता भी कहते हैं। अब इसी में जो है एक और बात रहती है, यहाँ पे गांधी जी ने अपनी बात रखी तो गांधी जी इसका मतलब आए थे, यहीं पर गांधी जी से मुलाकात होती है, किसकी, गांधी जी से
राम कुमार शुक्ल, राम कुमार शुक्ल, शुक्ल 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 चंपारण, चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो है चंपारण के लिए आमंत्रित करते हैं, चंपारण के लिए आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नील कृषकों की जो है नील कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए, स्थिति में सुधार के लिए। अब क्या होता है, जो गांधी जी जाते हैं चंपारण, गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं 1917। अब गांधी जी का वहाँ बाद में उल्लेख करते हैं। अब यहीं से गांधी जी की एंट्री रहती है, तो उसको हम देखेंगे। 1916 की ये बात हो जाती है। अब 1916 का कुछ और इम्पोर्टेंट रहता है। 1916 में बस 1916 में क्या देखते हैं? 1916 होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग होती है। ये मतलब क्या है? गृह शासन, होम रूल लीग। अब ये क्या रहता है? 2 आती हैं होम रूल लीग में। एक तो होती है अप्रैल 28 अप्रैल कहते हो, 28 अप्रैल 1916 में तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, तिलक पुणे में स्थापना करते हैं, दूसरी जो है होम रूल लीग आती है सितंबर। ये जो है 1916, तो ये कहाँ? मद्रास में स्थापित होती है। मद्रास में एनी बेसेंट के सहयोग, एनी बेसेंट की भूमिका इसमें है, सहयोगी सुब्रमण्यम है प्रमुख, जैसे सुब्रमण्यम जैसे प्रमुख हैं। अब उद्देश्य लगभग दोनों लोगों का एक ही रहता है कि स्वशासन की व्यवस्था लाना, और दूसरा क्या रहता है? कैसे भी जो है अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराना। और इनका तिलक का एक उद्देश्य ये भी रहता है, उद्देश्य में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करना, क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व देना। तो ये रहता है, पुणे में इनका होम रूल लीग आंदोलन होता है। जो सबसे पहले जो देखा जाए, कहते हैं सबसे पहले होम रूल लीग की बात किसने की? तो इनकी में आती है, एनी बेसेंट की। अच्छा, ये इसका प्रचार प्रसार किससे करते हैं? प्रचार प्रसार ये किससे करते हैं? मराठी, जो इनके जो पत्र होते हैं, समाचार पत्रिकाएं, मराठी व केसरी से करते हैं, केसरी से। और इनका प्रचार प्रसार किससे हुआ था? प्रचार प्रसार जो है 2 इंडिया कॉमनवेल, एक है 2 कॉमनवेल, ये इंडिया व्हील, तो कॉमनवेल ज़्यादा फेमस रहती है, उसी से इनका माना आता है कॉमनवेल। ये पुस्तक से, इनका बुक से माना जाता है इसका प्रचार प्रसार। सबसे पहले जो है होम रूल लीग का विचार एनी बेसेंट ने 1914 में अपनी पत्रिका कॉमनवेल में दिया, कॉमनवेल में दिया। तो सबसे पहले कहा जाता है, सबसे पहले होम रूल लीग लाए, तो ये नहीं देखना है 28 अप्रैल 1916 को, ये स्थापना की थी, लेकिन सबसे पहले होम रूल लीग आई किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा। विचार इन्हीं का आता है जो है। अब देखते हैं, बस इसके बाद जो है
गांधी जी का एंट्री करा देते हैं आज। अब गांधी युग चलता है, गांधी युग देखते हैं। अब गांधी युग से कुछ इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, राष्ट्रीय मूवमेंट भी बढ़ जाते हैं, जो नेशनल मूवमेंट आते हैं वो बढ़ जाते हैं, पूछा भी बहुत जाता है गांधी युग से। तो गांधी जी की जो है एंट्री कब होती है, हमें जन्म से मतलब है 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में से पूछा इतना नहीं आता है हमें। गांधी जी की एंट्री जो है जन्म चलो देख लेते हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात। पिता कौन थे मेन? करमचंद गांधी। ये वकील थे, दीवान थे कह सकते हो। कहाँ के थे? राजकोट के भी थे। राजकोट, पोरबंदर, वांकोर, ये वहाँ इन तीनों जगह के दीवानी देखते थे, वकालत करते थे। अब इनका क्या रहता है 1893 में ये ब्रिटेन जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं। क्यों जा रहे होते हैं? अफ्रीका जाते हैं क्यों जाते हैं? क्यों? अब्दुल्ला एक होता है, अब्दुल्ला का अफ्रीका में मुकदमा लड़ने गए। अब क्या होता है वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा 1893 की डेट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं। एनी बेसेंट का आगमन होता है जो कि भारत में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एनी बेसेंट का आगमन। और क्या होता है जो है स्वामी विवेकानंद जी है, विश्व धर्म जो होती है संसद होती है उसमें भाग लेते हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लेते हैं। ये सब अलग से टॉपिक पढ़ने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। ये वहाँ भारत की संस्कृति को बहुत ही प्रचार कराते हैं, बहुत महान मानी जाती है। वहाँ संस्कृति की भारत की कीर्ति गाथा एक प्रकार से हो जाती है। इनकी वहाँ बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, बताते हैं कि इनके पीछे पूरा जो शिकागो चलता होता है जब ये चलते होते हैं बाहर। तो इस प्रकार से बहुत इनकी एक पूरी अलग बुक भी है इसकी, उससे सारी चर्चाएँ हैं। अब मुकदमा लड़ते हैं फिर 1893 में, फिर 1901 में। अच्छा वहाँ अफ्रीका में क्या होता है 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। आश्रम की स्थापना। अब क्या रहता है एक और ये मतलब इम्पोर्टेंट का पूछा था, गांधी जी का पहला आश्रम कौन था? साबरमती आश्रम, फिनिक्स आश्रम, इस प्रकार से आ जाता है। तो साबरमती मत लगाना, फिनिक्स आश्रम है पहला आता है। भारत में पहला साबरमती रहता है अहमदाबाद में जो, लेकिन जो ये देखा जाए फिनिक्स रहता है। अब देखा जाए गांधी जी के बारे में और क्या रहता है, जो ये सफ़र कर रहे होते हैं गांधी जी, तो क्या रहता है इनको डरबन से प्रिटोरिया के बीच, डरबन से प्रिटोरिया सफ़र कर रहे होते हैं। यहीं बीच में जो है पीटर मेरिट्सबर्ग पूछा था स्थानीय, देख लीजिएगा इस प्रकार का। वहाँ गांधी जी को फेंक दिया था ट्रेन से। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट श्रेणी का टिकट तो लिए होते हैं, लेकिन फर्स्ट श्रेणी से इनको सामान्य श्रेणी में भेजा था। इसका विरोध करते हैं कि हमको क्यों, हम लोग टिकट तो उसका लिया है हमने, तो हमको क्यों सामान्य जनरल वाले में। तो इसी का विरोध में फेंका जाता है पीटर्सबर्ग में फेंका जाता है। क्यों?
विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। गांधी जी को, किसको फेंका आता है? गांधी जी को, गांधी जी को। अब आगे बात आती है, इसके बाद चर्चा हो जाती है। ये हो जाता है, गांधी जी का एंट्री हो गया। अब गांधी जी जो अपना पहला सत्याग्रह देखते हैं, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह होता है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह तो अफ्रीका में होता है। अफ्रीका में, अफ्रीका में, अफ्रीका में कब होता है पहला सत्याग्रह? 1906 में, 1906 में, 1906 में होता है। अब क्या 1906 में हो रहा है गांधी जी का पहला सत्याग्रह? क्या उसका नाम होता है? किसके विरुद्ध करते हैं? एशियाटिक, एशियाटिक, एशियाई या एशियाटिक, एशिया रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक्ट होता है। ये मतलब हर इधर के एशिया वगैरह को रजिस्ट्रेशन कराना होता था, उसमें बहुत पक्षपात होता था, बहुत सारी उनके लिए कैटेगरी बटी होती थी, तो उसका ये विरोध करते हैं गांधी जी 1906 में। इसी में क्या है, 1906 में ही क्या करते हैं, इंडियन ओपिनियन की, इसी के प्रचार प्रसार के लिए, इसका ये मतलब गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन है एक प्रकार से। कहाँ? वहाँ अफ्रीका में। किसके लिए? इस एक्ट के लिए, जो इसके प्रचार, हर कोई भी मूवमेंट करना था तो प्रचार प्रसार करना होता है। उसके लिए कौन? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन जो है इनका जो इंडियन ओपिनियन पत्र जो होता है, इसका प्रयोग करते हैं, पत्र का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, करते हैं। अब देखिए, पुस्तक बहुत पूछी जाती है। इंडियन ओपिनियन बुक कहाँ पर लिखी गई? अफ्रीका में लिखी गई। पूछा था इनमें से कौन सी पुस्तक गांधी जी की बाहर लिखी गई? से इंडियन ओपिनियन, बहुत सारी किताब दे देंगे, तो इसमें से इंडियन ओपिनियन जो हरिजन सेवक से बहुत सारी चीज़ें दे देंगे, तो इसमें इंडियन ओपिनियन लगाना है। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या है। इंडियन ओपिनियन में क्या रहता है? ये 4 भाषाओं में है, 4 भाषाओं में, कभी कभी एक भी, इस पर भी प्रश्न आ चुका है, 4 भाषाओं में है ये लिखी गई। गुजराती, गुजराती, उसके बाद जो है तमिल, गुजराती पश्चिम में, तमिल दक्षिण में, बस फिर तो हिंदी इंग्लिश कॉमन है ही सब में, इतना सरल ही है ये। हिंदी, हिंदी है तो इंग्लिश भी होगी, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश, ये हो गया। तो इस प्रकार माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, बहुत सारी गांधी जी की पुस्तक हैं, मगर इंडियन ओपिनियन जो है ये बाहर लिखी गई पुस्तक है, वो सब बाहर नहीं लिखी गई। तो अब देखते हैं, अब इसमें जो इनका प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं, आर्थिक मदद कौन कर रहा है इनकी? गांधी जी की कोई भी मूवमेंट होता है उसके लिए आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है। आर्थिक मदद, आर्थिक मदद कौन कर रहा है? रतन टाटा कर रहे हैं, रतन टाटा। निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम कर रहे हैं, हैदराबाद के निज़ाम के निज़ाम है। मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग कर रही है मदद। अब क्या रहता है? आर्थिक मदद हो गई इनकी, फिर क्या रहता है इनका? मदद के बाद देखा जाए इनकी जो सहायता, अंग्रेज़ों से बात कौन कर रहा है वहाँ? अंग्रेज़ों से बात कौन करता है? अंग्रेज़ों से इनकी तरफदारी, इनकी बात कौन करता है? मध्यस्थता मतलब कौन कर रहा है अंग्रेज़ों से बात के रूप में? बात करते हैं एंड्रयूज सीएफ, एंड्रयूज सीएफ, सीएफ एंड्रयूज, 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 एंड्रयूज है, सीएफ एंड्रयूज। और जो होल्डिंग है, होल्डिंग, ये मत टांगने वाली होल्डिंग मत समझिएगा, होल्डिंग है। और कौन कर रहा है? और जो देखा जाए इनके गुरु जो बनते हैं, गोखले करते हैं, गोखले। इस प्रकार दबाव बनता है वहाँ। और अंग्रेज जो क्या है, अफ्रीका में, अफ्रीका में, अफ्रीका में ब्रिटिश इस एक्ट को समाप्त कर देते हैं, इस एक्ट को समाप्त करते हैं, समाप्त कर देते हैं, कर देते हैं। ये गांधी जी की समझिए बहुत बड़ी वहाँ सफलता रहती है।
वहाँ गांधी जी की मान्यता काफ़ी बढ़ जाती है। अफ्रीका का इनका मूवमेंट हो जाता है। नटाल कांग्रेस की वहीं स्थापना होती है, ये मदद करते हैं। अब जो देखा जाए गांधी जी संबंधित, ये 1906 का हो जाता है। अब गांधी जी की एंट्री जो है, अच्छा इस बीच जो है गांधी जी हैं 1901 में आते हैं। गांधी जी 1901 में गांधी जी कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। भाग लेकर अफ्रीका फिर निकल जाते हैं। अफ्रीका निकल जाते हैं। ये नहीं कि भाग लिए और निकल गए, मतलब कि आते हैं फिर चले जाते हैं। 1901 में ही समझिए निकल जाते हैं। अब क्या रहता है, कलकत्ता अधिवेशन जो होता है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा होता है? इसकी अध्यक्षता, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी, अध्यक्षता कौन करता है इसकी? जो है ये करते हैं दिनसा वाचा। अब हमने बताया कि किस घटना पे हम लोग चल रहे थे, गांधी जी के पे चल रहे थे, उनका ये हम लोगों ने देखा। अच्छा, गांधी जी का अब भारत में आगमन 1916 में होता है। 1916 पूछा था गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया, तो वाराणसी में देते हैं, ना कि चंपारण में देते हैं, ना कि लखनऊ समझौता 1916 में वहाँ नहीं देते हैं। गांधी जी पहला अपना भाषण, गांधी जी का भारत में आगमन, गांधी जी का भारत में आगमन 1915 में होता है। 1915 में होता है। ये माना समझो नहीं जाता है आगमन, एक प्रकार से आते चले जाते कोई मतलब नहीं रहता। ये आगमन मुख्यतः 1915 में आता है। गांधी जी अपना पहला भाषण 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय समारोह में देते हैं। गांधी जी अपना पहला भाषण भारत में 1916 BHU में देते हैं। इसकी स्थापना BHU की कौन करता है? मदन मोहन मालवीय। BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं। अब श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। उस समय अंग्रेज लोग जो अपना प्रभुत्व दिखाते ही थे हर चीज़ में। तो अब गांधी जी का भारत में आगमन हो गया। अब गांधी जी का थोड़ा सा वैचारिक हम लोग देख लेते हैं। फिर तो 15 के बाद सब गांधी जी का मेन रोल चलता ही है। अब जिन्ना का रोल कम हो जाता है, यहीं से जिन्ना की चिढ़न भी बढ़ जाती है। गांधी जी का प्रभुत्व बढ़ना, जिन्ना की चिढ़न बढ़ना, दोनों एक साथ अब चल रहे हैं। वही आगे जो उसका जो परिणाम रहता है जिन्ना की चिढ़न का, वो पाकिस्तान के रूप में हो जाता है। वो स्वयं एक नेता बनना चाहता होता है। शुरू में वो सपोर्ट करता होता है, बाद में उसकी जो है सोच बदलती जाती है। जैसे सर सैयद अहमद की शुरू में जो है क्रांतिकारी रूप में होते, बाद में ये अंग्रेज़ों के समर्थक बन जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग कहाँ पे थे? गांधी जी के विचार पे क्वेश्चन कर लेते हैं। गांधी जी के विचार, गांधी जी के विचार, थॉट्स ऑफ गांधी जी के विचार। देखिए, गांधी जी के मुख्य शस्त्र क्या थे? सत्य और अहिंसा को मानते थे। अहिंसा किस प्रकार की कहते थे? कि अहिंसा वह होती है जो सत्य का मार्ग प्राप्त कराती है। मतलब सत्य के मार्ग को यदि प्राप्त करना है तो अहिंसा को अपनाना होगा। और दूसरी बात, ये सत्याग्रह का इनका अर्थ रहता था। सत्य और अहिंसा का मेल होना। दूसरा है सत्य मान कर जो है आग्रह करना। ये चीज़ सत्य है, उसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं। वास्तव में इनके सत्याग्रह का जो मतलब देखा जाए अर्थ, वो क्या मानते थे कि किसी को हराना नहीं है,
वास्तव में उसका हृदय में परिवर्तन कर दें उस प्रकार कि वह स्वयं जो है अपने अनुकूल हो जाए। उनको इस प्रकार का उनका सत्याग्रह था कॉन्सेप्ट। और दूसरा देखा जाए गांधी जी का जो विचार आता है, गांधी जी के कई विचार रहते हैं, इनको निष्क्रिय जो है अंग्रेज़ों का विरोध वाली विचारधारा इनका कहा जाता है। हालांकि ये एक प्रतिद्वंदिता रहती है, क्यों? क्योंकि ये इनका जो होता है अहिंसा के रूप में ही हर आंदोलन को रखना चाहते हैं। हालांकि 1942 में यह हिंसात्मक इनका कहीं ना कहीं रवैया रहता है, गांधी जी का भी देखा जाए, लेकिन उससे पहले इनके अहिंसात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे जब 1920 का भी हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ रहे होंगे तो 1920 का असहयोग चल रहा होता, चरम पर पहुंच चुका होता 1922 में। चाहते तो वो आंदोलन को और आगे बढ़ाया जा सकता था और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते थे भारत के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन क्या होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड का मतलब क्या होता है, जो किसान आंदोलन पर गोलीबारी होती है अंग्रेज़ों द्वारा, तो वो किसान लोग जो होते हैं वो उस थाने को जला देते हैं, उसमें 23 सिपाही सहित मर जाते हैं। अब गांधी जी बारदोली में बैठे होते हैं, 4 फरवरी 1922 को घटना घटित होती है। गांधी जी 12 फरवरी 8 दिन बाद बारदोली में बैठे हैं। जब उनको ये सूचना प्राप्त होती है तो वे क्या कहते हैं कि हिंसा हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्यों ना हमें मौत के घाट उतरना पड़े। इस प्रकार की उनकी जो विचार रहते हैं, तो उसको वहीं से वो समाप्त कर देते हैं। हालांकि सुभाष चंद्र बोस भी इसका निंदा इसकी करते हैं और मुंजे जो होते हैं इसका निंदा प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन गांधी जी अपने अहिंसा पे टिके रहते हैं। तो उनका विचार समझिए, अहिंसा और सत्य कहाँ तक चल रहा है। काफ़ी भारत की आज़ादी में इनका अहिंसा सत्य का विचार भारतीयों को एक करने में काम आता है। हालांकि बाद में जो क्रांतिकारी संगठन इनका एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के पहलू हो जाते हैं। भले गांधी जी उनको प्राथमिकता नहीं दे रहे थे, लेकिन वो अपनी भी अहम भूमिका निभा रहे थे, ये संगठित करके वह भूमिका अपनी निभा रहे थे। उनसे तो बढ़िया कार्य कर रहे थे जो शुरुआत में नरम दल के नेता कर रहे थे। तो गांधी जी का भी आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण रोल कहीं ना कहीं रहता है। देखते हैं इसके बाद अब गांधी जी के बारे में क्या देखते हैं। पहला तो इनका विचार सत्य और ये यजुर्वेद का जो सत्य का सिद्धांत है ये वेद से मानते हैं। सत्य का सिद्धांत ये यजुर्वेद को मुख्यतः मानते हैं और ये कुछ इनका विदेशी लेखकों से भी प्रेरित रहते हैं। जैसे जो रस्किन की जो पुस्तक आती है अनटू दिस लास्ट में ये कहते हैं कि उस पुस्तक ने मेरे जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। ये अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र करते हैं गांधी जी। और ये है टॉलस्टॉय, थोरो, इनके भी जो है सिद्धांतों कहीं ना कहीं मान रहे होते हैं। थोरो का सिद्धांत सविनय अवज्ञा आंदोलन है, थोरो के कॉन्सेप्ट से उसको स्वीकार काफ़ी महत्व देते हैं, उसी को चलाते हैं उसी आधार पे। तो गांधी जी इनसे प्रेरित होते हैं। तो हम देखें गांधी जी के और भी विकेंद्रीकरण व्यवस्था के पक्षधर होते हैं, ग्रामीण व्यवस्था के पक्षधर होते हैं। और इनका एक कॉन्सेप्ट रहता है, इनका मानना रहता है कि गलत साधन का प्रयोग कर जो है अच्छे मार्ग पर नहीं जा सकते हैं, मतलब जो मंजिल है वो नहीं मिल सकती है। और दूसरा इनका एक विचार मानना होता है कि जो व्यक्ति नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो कभी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता है। ये कुछ बातें तो इनकी यथार्थ बिल्कुल लगती हैं, वास्तविकता में है ये चीज़ें। तो इस प्रकार की इनकी बातें थी। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, इस प्रकार के जो हमने लाइनें बताई हैं, पंक्तियाँ, ये पूछे गए हैं इस प्रकार के, किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है। तो देखते हैं इनका विचार। सत्य क्या है? सत्य इनका जो है सत्य के मार्ग, सत्य के मार्ग से क्या कह सकते हो, अहिंसा। ये सत्य और अहिंसा का पहले विचार देखते हैं। गांधी जी का पहला सबसे पहले अवधारणा देखें। अवधारणा इनकी सर्वोदय की है। पहले सर्वोदय सबसे महत्व इनका सर्वोदय भी रखता है। सर्वोदय इसका मतलब सभी का उदय, सर्वोदय, सर्व सभी का प्लस उदय, मतलब सभी लोगों का उदय हो, इनका ये मानना होता है। और इनकी नज़र में अहिंसा क्या है? अहिंसा सत्य को प्राप्त करने का मार्ग है, को प्राप्त करने का मार्ग है। अब और इनका क्या विचार रहता है? सत्याग्रह इनके दृष्टि से क्या है? सत्याग्रह जो है सत्य को मानकर आग्रह करना, ये इनका विचार है। इसमें प्रधानता सत्य एवं अहिंसा की है। और क्या इनका विचार रहता है? इनके विचार में देखा जाए, गांधी जी के विचार में
और क्या कहते हैं, इनका मानना होता है कि जो हम लोग और देखते हैं इनके में सिद्धांतों में, इनके सिद्धांतों में ये नैतिक दृष्टिकोण से गलत व्यक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और सत्याग्रह में इनका और एक विचार था कि हमें किसी को हराना नहीं है, हमें किसी को हराना नहीं है, बल्कि अपने अच्छे कार्यों से, अपने अहिंसा रूपी शस्त्र से हृदय परिवर्तन कर अपने अनुकूल करना है। तो ये जो है इनके सिद्धांत हैं। गलत साधन से कभी भी हम लोग सही मार्ग पे नहीं पहुंच सकते हैं, गांधी जी के ये सिद्धांत हैं कुछ, तो हमने उस पर विचार कर लिया। और ये जो है रस्किन से काफ़ी प्रभावित होते हैं। रस्किन की जो पुस्तक है, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से काफ़ी प्रभावित होते हैं, प्रभावित हैं। अपनी जीवनी में जिक्र करते हैं, जीवन गाथा में जिक्र, ठीक। और टॉलस्टॉय है, और जैसे है जो है थारो से भी प्रभावित हैं, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, ग्रामीण सिद्धांत, ये सब बहुत ग्रामीण समाज के लिए सिद्धांत इनका अपना एक, ये सब इनके विचारों में होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद जो है सत्याग्रह का देखेंगे। इनका जो रहता है चंपारण आंदोलन क्या रहता है, चंपारण कल। अब इनके बाद गांधी जी के अब इनका पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण देखेंगे। जो राजकुमार शुक्ल इनको इनवाइट करते हैं वहाँ की समस्या समाधान करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। फिर ये जो है अहमदाबाद में मिल मजदूर होते हैं, उनकी सुनते हैं, परेशानी सुनते हैं, उनको उनका हक दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं, सफल भी कुछ हद तक होते हैं। फिर इसके बाद जो खेड़ा जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ की किसानों की स्थिति को देखते जाके हैं, तो इनके साथ कुछ लोग प्रमुख होते हैं, उनका जिक्र रहता है प्रश्नों में, और वहाँ इन्होंने क्या सुधार किया इसका भी जिक्र रहता है। फिर जो देखा जाए अखिल भारतीय स्तर पर इनका जो पहला सत्याग्रह आंदोलन होता है वो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध होता है। रोलेक्ट एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, वो भी प्रश्न पूछा जाता है। उसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फिर हम लोग इसी प्रकार जो है 1947 तक भारत के आज़ाद होने जितने भी मूवमेंट, जितनी भी गतिविधियाँ हुई, सबको इस प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।